वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जी गुफ्तगू जारी थी और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात की जाएगी आपकी सेहत के हवाले से ही। सेहत के हवाले से ख़ास तौर पे जैसे हमारे जो प्रोग्राम रहते हैं उमूमन उसमें हम जो ज़ियाबतीस वगैरह का मसला है या ब्लड प्रेशर का या इस तरह के जो दीगर मसाइल हैं इसके ऊपर हम बात करते हैं और उसके अलावा भी दीगर बीमारियों के ऊपर मौज़ूआत के ऊपर खुलकर गुफ्तगू की जाती है। बहुत सारे सवालात मौसूल होते हैं। बहरहाल ये हफ्ते का जो इख्तिताम होता है यानी कि जुमे का रोज़, क्योंकि हमारा मंडे से लेके फ्राइडे यानी कि पीर से लेके जुमे तक ये सिलसिला होता है, तो हमारा हफ्ता जो होता है वो शो का इसी वक्त मुकम्मल होता है। तो ये जो आखिरी हमारा सेगमेंट होता है इसमें हम कोशिश करते हैं कि आपकी नफ्सियात के हवाले से मसाइल के ऊपर गुफ्तगू की जाए। और खुदा का शुक्र है कि अब हम अपनी इस कोशिश में किसी हद तक कामयाब हो चुके हैं कि जब हमने ये सिलसिला शुरू किया था उस वक्त लोग इतने सवालात नहीं भेजते थे, क्योंकि ख्याल ये किया जाता है इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। यकीन माने कि हमारी सोसाइटी में बल्कि बड़ी जो महज़ब माशरे हैं वहाँ पर भी ये चीज़ इसको शुरू में मायूब समझा जाता था कि आप किसी नफ्सियात के डॉक्टर के पास जाएं और उससे अपना इलाज करवाएं। और ये बात समझ लीजिए कि नफ्सियात की बीमारी किसी भी शख्स के साथ किसी भी उम्र में उसे हो सकती है और इसका इलाज बिल्कुल मुमकिन है। हाँ, अगर मामला इसमें जैसे दीगर बीमारियों में जैसे ताख़ीर होती चली जाएगी तो उससे मर्ज़ जो है वो ख़राब होता जाएगा, उसमें इजाफा होता जाएगा। तो इसी तरह इसके अंदर भी है, इसको बिल्कुल ठीक किया जा सकता है, ही क्योरेबल है, इसका इलाज मुमकिन है। और वो किसके पास है इलाज? वो नफ्सियात के डॉक्टर के पास है। तो यही कोशिश कर रहे हैं समझाने की मुख्तलिफ बीमारियाँ जो आपके ऊपर असरअंदाज हो रही हैं। छोटी छोटी भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम अपनी आदत समझ लेते हैं, वो नफ्सियात का मसला होता है। तो आज भी इस मौजू पर गुफ्तगू की जाएगी। मोअज़्ज़ज़ मेहमान डॉक्टर शफ़ीक यासीन हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। डॉक्टर शफ़ीक यासीन एक माहिर नफ्सियात हैं, एक साइकियाट्रिस्ट हैं और पाकिस्तान में अब तो काफ़ी माशाल्लाह साहब को हो चुका है यहाँ पे सर्व करते हुए, मुल्क से बाहर भी रहे हैं, बहुत सारे ममालिक में आपने अपनी खिदमत सर अंजाम दी हैं, पाकिस्तान वापस तशरीफ़ ला चुके हैं और यहाँ पे जो नफ्सियाती मसाइल हैं उसके हवाले से काम कर रहा है। और इसी हवाले से आपने 2 किताबें भी लिखी हैं, लोगों को आगाही पहुँचा रहे हैं और इस प्रोग्राम के ज़रिए भी आप यही कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक जो है वो नफ्सियात के मसाइल के हवाले से आगाही पहुँचाया गया। डॉक्टर शफ़ीक यासीन तशरीफ़ फरमाएं स्टूडियोज़ में, उनको मैं खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर बीइंग विद अस वंस अगेन। डॉक्टर साहब, बहुत सारे सवालात हैं और हम जैसे मैं बता रहा था ब्रेक पे जाने से पहले कि काफ़ी हद तक इसमें कामयाबी मिल चुकी है। अब लोगों को इस चीज़ का इदराक हो चुका है कि नफ्सियात एक मसला है और उससे जुड़े मसाइल हैं जिनको हल किया जा सकता है। क्वेश्चन बहुत सारे हैं जिसमें मैं एक एक करके आपके सामने रखूँगा। जी। एक जो मसला हमें सबसे ज़्यादा है वो ये समझा जाता है कि बढ़ती उम्र के साथ हमारे मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होने लगते हैं और उसकी वजह से हम जिसको कहते हैं कि चिड़चिड़े हो जाना, सही तरह से बात ना करना, चीज़ों को कम अंडरस्टैंड करना। लोग कहते हैं कि ये एज के साथ हो जाता है, इसको एक्सेप्ट कर लें और फिर उसको ठीक नहीं किया जा सकता। क्या सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सकता है, इसको कैसे ट्रीट किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा सेंसिबल भी हैं, बहुत ज़्यादा वो काम भी हैं, रिलैक्स भी हैं, उनके पीछे क्या चीज़ काम करती है? पहले तो ये चाहूँगा ज़रा इसको एक्सप्लेन कीजिए प्लीज़। बहुत अच्छा सवाल है यासिर। आई थिंक इस पे कभी बात हुई भी नहीं पहले और जी। आई थिंक ये सवाल जो है ना बहुत से फैक्टर्स पे को लेके अगर समझा जाए तो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखिए, एक तो ऑर्गेनिक कि जो फिज़िकल चेंजेस ब्रेन में आते हैं जी। और बॉडी में आते हैं उसके एस्पेक्ट्स क्या हैं इस हवाले से। दूसरा ये कि जब एज बढ़ती है राइट। तो एज के साथ साथ एक इंसान का रोल चेंज होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज होती हैं और उसकी बेसिकली एबिलिटीज़ भी चेंज होती हैं। राइट। ठीक। तो इस तरह से मैं एग्जांपल दूंगा कि जैसे एक आदमी है जो कि 45-50 का है या 55 के करीब आ रहा है, अराउंड राइट। 45 टू 55 की रेंज में है। तो ये वो हो इंसान होगा मोस्ट लाइकली जिसने शादी की होगी 20s में, बच्चे उसके होंगे यंग 20s में, उसने कैरियर पे कंसंट्रेट किया होगा, अपनी एजुकेशन कैरियर दोनों पे। फिर उसका ड्रीम होगा कि मैं आगे काम भी करूं और ज़्यादा कमाऊं, राइट। एक मेरा अपना घर हो, उसके एसेट्स हों। राइट। बच्चे फिर साथ साथ बड़े होते हैं, स्कूलिंग करते हैं। तो जब वो ऐसी एज में आता है जो अराउंड 45-50 की एज है,
वहाँ पे उसने काफ़ी चीज़ें अचीव कर ली होती हैं जो वो सोचता था कि वो बहुत ज़रूरी है उसके लिए। पैसा, रिलेशनशिप, शादी हो गई, बच्चे फिर तकरीबन टीन एज के या 18-19-20 साल के हो गए। फिर वो इस पॉइंट पे आता है जब बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी थोड़ी सी कम हो जाती हैं। बच्चे अपने दोस्तों में बिज़ी हो जाते हैं या यूनिवर्सिटीज़ चले जाते हैं। एक कहते हैं कि एम्प्टीनेस सिंड्रोम आ जाता है कुछ केसेस में, जहाँ पे बच्चों की शादियाँ हो जाती हैं, घर छोड़ के चले जाते हैं, तो वहाँ पे मियाँ बीवी रह जाते हैं पीछे। और होता ये है फिर कि इंसान सोचता है अब क्या है नेक्स्ट। हमने एक पॉइंट पे शुरू किया था जब मियाँ बीवी थे, फिर उस पॉइंट पे आ गए जब मियाँ बीवी वापस हैं, बच्चे तो अपने अपनी उस पर चले गए। यहाँ पे ये सोचना बड़ा ज़रूरी है आई थिंक कि क्या हम अपनी लाइफ को बैलेंस लेके चलते हैं शुरू से, क्या हम अपने बैलेंस को आउट रखते हुए कई चीज़ें ऐसी करते हैं जो कि ओवर कर जाते हैं, अपनी वो चीज़ें छोड़ देते हैं जो हमारी पसंदीदा चीज़ें होती थी या हैबिट्स थी। हम जब यंग थे तो स्पोर्ट्स खेलते थे, मतलब हम चीज़ें इंजॉय करते थे, मूवीज़ इंजॉय करते थे, दोस्तों में बैठते थे, वो सब आप छोड़ देते हैं। कई चीज़ें ज़्यादातर लोग छोड़ देते हैं और फिर वो बच्चों में, फैमिली में बिल्कुल पूरी तरह से वो हो जाते हैं, बिज़ी हो जाते हैं। फिर जब वो टाइम आता है और बीवी की तरफ देखते हैं जो फारिग हो गई है काफ़ी हद तक, अब वो बातें वो दोनों इतनी नहीं करते बैठ के, या वो मूवीज़ नहीं देखते थे, एक दूसरे के साथ टाइम नहीं गुजारते थे, या दोस्त वो अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी हो गए, स्पोर्ट्स ने अपनी छोड़ दिया, अब वो क्रिकेट या टेबल टेनिस या बैडमिंटन वगैरह सब भूल भाल चुके हैं आप। तो फिर इंसान आई थिंक एट सम पॉइंट चिड़चिड़ा होना शुरू हो जाता है, सोचता है, क्योंकि गैप्स आ जाते हैं उसकी, जब वो गैप्स को फिल करना पड़ता है और फिर जब गैप्स बड़े होते हैं ना, उसको फिल करने में ज़्यादा दिक्कत होती है। तो अगर आप बैलेंस लेके चलें थोड़ा सा लाइफ को, तो शायद इतना चिड़चिड़ापन या मूड स्विंग्स ना हो। एक तो ये एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट है कि वक्त के साथ साथ जब आप उस एज में दाखिल होते हैं तो फिर कुछ बीमारियां आप आती हैं, उसका भी ताल्लुक है कि आपने कई चीज़ें छोड़ दी होती है, वो बैलेंस आउट होता है ना, तो फिर चांसेस ऑफ डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, ये हाई चांसेस हैं कि आपको पकड़ लें, कि वेट गेन होना शुरू होता है। आपने अपनी फिज़िकल हेल्थ का ख्याल नहीं रखा होता, नींद का ख्याल नहीं रखा होता, स्ट्रेस लेवल्स हाई रखे होते हैं लाइफ में, तो ये सब चीज़ें जो है ना मिल के फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़ कॉज करती हैं। उससे भी फिर चिड़चिड़ापन आता है कि अब मैं बीमार रहता हूँ, मैंने ये दवाई लेनी पड़ती हैं, इंजेक्शंस इंसुलिन के लेने पड़ते हैं, या फिर टैबलेट्स लेनी पड़ती है ब्लड प्रेशर की या दूसरे प्रॉब्लम्स की। फिर तीसरा एस्पेक्ट जो उसके बाद के लेवल का है वो है कि जब इंसान का, क्योंकि न्यूरॉन के जो लॉस है ब्रेन के, वो 40s में शुरू हो जाते हैं, थोड़े थोड़े 45, और फिर उसकी एक्चुअल जो रिस्क है वो 65 प्लस में जाके बढ़ता है। जहाँ पे रिस्क ऑफ अल्जाइमर्स डिमेंशिया या डिमेंशिया डिफरेंट टाइप्स के जो है वो तकरीबन 5% केसेस में, 100 में से 5 लोगों को डिमेंशिया होता है। उसमें फिर ये जब चेंजेस आते हैं, न्यूरॉन्स, हमारे जब सेल लॉस होता है ब्रेन का तो ब्रेन का साइज भी श्रिंक होता है, छोटा हो जाता है, उसका वॉल्यूम और वेट कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है। जब वो कम होता है तो ना सिर्फ मेमोरी पे इफेक्ट आते हैं, पर्सनैलिटी चेंजेस आते हैं, उसमें मूड स्विंग भी आ जाते हैं, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, पर्सनैलिटी जो है ना वो ज़्यादा इम्पल्सिव हो जाती है कि अचानक से जल्दबाजी के फैसले कर लेना, गुस्सा जैसे है वो छोटी बात हो गुस्सा आ जाना, तो ये भी डिमेंशिया का हिस्सा है। वो फिर उसको ट्रीट करना अपना एक अलग एस्पेक्ट है। ठीक है। तो ये तो बड़े बड़े एरियाज हैं जो मैं देख रहा हूँ। उसके अलावा फिर उसी एज ग्रुप में देखा जाए तो रिटायरमेंट है, ट्रांजिशन जो है ना, एक बड़े रोल से कम्प्लीटली डिफरेंट रोल पे आना, कि आप काम करते रहे फिर रिटायर। अब रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल में पाकिस्तान में इतना नहीं है जितना बाहर है, कि मैं बाहर से पढ़ के और काम करके आया हूँ, तो वहाँ तो मैंने ये बहुत देखा है। लेकिन किसी न किसी हद तक अगर रिटायरमेंट नहीं तो अनएम्प्लॉयमेंट, या फिर काम पे नहीं जाना, या अपने थोड़े बहुत जो एसेट्स जमा हुए तो उस पर रिलाई करना, फिजिकल हेल्थ की वजह से वो काम ना कर सकना, तो वो सारी चीज़ जो है ना इंसान पे इफेक्ट तो डालती हैं, डेफिनेटली डालती हैं। तो ये आई थिंक इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं जो मैं इस वक्त सोच रहा हूँ आपके सवाल के बाद, जो मैं कह सकता हूँ। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर मैं कल सारा दिन सोचता रहा। एक केस अभी पिछले दिनों रिपोर्ट हुआ, बड़ी अनफॉर्चुनेट है, कि कोई मियाँ बीवी के अंदर कोई लड़ाई हुई है, वो पढ़ा लिखा शख्स
उसने उसको कल उसको सज़ा भी हो गई है, उस केस का बड़ा आज हवाला दिया जा रहा है। मैं उसको दूसरे एक एस्पेक्ट उसका देखता हूँ कि ये क्या हो रहा है कि उसको इतना ब्रूटली उसने मर्डर किया और फिर वो ये कि उसको बहरहाल समाओ उसको कल सज़ा हो गई। बट माय क्वेश्चन इज़ कि ये क्यों ऐसी टेंडेंसीज बढ़ती चली जा रही हैं, वायलेंट नेचर क्यों इतना ज़्यादा हो गया है। एक तो चलें हम देखते हैं कि जिस तरह पे आजकल जिस तरह के ट्रेंड्स हैं, जिस तरह की मूवीज़ आ रही हैं, इसको प्रमोट किया जा रहा है, वायलेंस को, इस तरह के साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को ट्रांसलेट किया जा रहा है, उसको कुछ फैंटिसाइज करके दिखाया जा रहा है। अभी कुछ मूवी भी एक नेबरिंग कंट्री ने बनाई है, तो उसमें भी ऐसे ही कुछ दिखाया गया है जो कि मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है। लोगों को ऐसी चीज़ें अगर ग्लैमराइज करके दिखाया जाएगा तो फिर इवेंचुअली रिजल्ट यही आएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो कुछ देख रहे हैं अपनी ज़िंदगी के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। आई मीन पढ़ा लिखा आदमी अगर डंबल उठा के बीवी को उस मार दे तो इससे ज़्यादा और क्या चीज़ होगी। बड़ी फैमिली से पढ़ी लिखी बिलोंग करता है और इस तरह के अगर मामला होंगे, और ये कोई एक केस नहीं है, ये तो चले सरफेस हो गया, रोज़ाना ऐसे हज़ारों केसेस हो रहे हैं जिसमें पहले तो हम देखते थे कम एजुकेटेड लोग थे, लेकिन पढ़े लिखे लोग अगर इस तरह वायलेंस की तरफ आएंगे तो वे भी हेडिंग, ये मेरा क्वेश्चन है। फरमाइए। डेफिनेटली ये बहुत ही सोचने की बात है और आप सही कह रहे हैं कि ये बढ़ता जा रहा है। देखिए फ्रस्ट्रेशन जो है ना, जो मैं देखता हूँ नफ्सियात में और मैं पेशेंट्स देखता हूँ, डेफिनेटली लोअर सोशो इकोनॉमिक ग्रुप में तो है, लेकिन जब मैं उन लोगों से बात करता हूँ जो वेल ऑफ हैं, पढ़े लिखे हैं, जिनके पास पैसा है, उनके प्रॉब्लम्स काफ़ी डिफरेंट हैं। और मैं ये देख के हैरान भी होता हूँ कि जब वो अपने उस लेवल को से आगे निकल गए हैं जहाँ पे उनको इस पे परेशानी होनी नहीं चाहिए कि फाइनेंशियली वो डिसएडवांटेज्ड हैं किसी तरह से भी, वो फिर आई थिंक पैसों का जो है मिसयूज़ होता है। कभी ये होता है कि आप बीवी की प्रायोरिटीज़ अलग हैं, शौहर की अलग हैं। शौहर जो है ना कहता है चलो अब मेरे पास इतना पैसा आ गया, मैं ट्रैवल ज़्यादा करूँगा, कभी सब्सटेंस यूज़ या अल्कोहल यूज़ की कंजम्पशन भी हो जाती है। और ये देखा होगा आपने भी, पहले भी बहरिया टाउन में भी केस हुआ था एक फैमिली का, और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जहाँ पर ड्रग्स और सब्सटेंस अब्यूज़ भी इसमें इन्वॉल्व होता है। फिर आप सही कह रहे हैं कि मीडिया में जो दिखाते हैं एग्रेसिव मूवीज़ वगैरह, उसका बड़ा ही इम्पैक्ट आता है। ना सिर्फ इसका बल्कि जो गेम्स वगैरह हैं वो भी बड़े एग्रेसिव टाइप के आ गए हैं, जिसमें शूटिंग और ये सारे गेम्स बहुत कॉमन है। यंगस्टर्स क्या मिच्योर्ड लोग भी काफ़ी खेल रहे हैं इसको, तो उसका भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है कि उसमें किसी को मार देना और खून नज़र आता है साफ कि वो मर रहा है इंसान, तो वो ऑफ कोर्स एक विजुअल और ऑडियो उसका इम्पैक्ट आता है जो दिमाग में असर करता है कि ये मेरे लिए आसान है। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ दिस जो भी है वो भी इजी होता चला जा रहा है। तो ये सारा कॉम्बिनेशन जो है ना वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा अगर मियाँ बीवी के रिलेशनशिप्स को हम देखते हैं बड़े चेंज हो गए पिछले 4 डिकेड्स में, 3 डिकेड्स में। एक हस्बैंड वाइफ होते थे, जो हस्बैंड ब्रेड विनर होता था, कमाता था, वाइफ हाउस वाइफ होती थी। क्लियर रोल्स होते थे कि बच्चों को संभालना माँ का काम है, पैसे लेके आना हस्बैंड का काम है। बच्चे भी जो है ना क्लियरली देखते थे कि बाप क्या कर रहा है, माँ क्या कर रही है, माँ की अवेलेबिलिटी है, मौजूद है घर पे। कभी कोई प्रॉब्लम होती है छोटी मोटी, माँ के पास जाते हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं बाप के पास, पैसों की ज़रूरत होती है। तो लेकिन अब वो चीज़ें जो है ना बड़ी चेंज हुई हैं। अब वो असल में अब ज़रूरत पड़ रही है कि माँ भी काम करे, बाप भी काम करे, दोनों जो हैं, दोनों का एब्सेंस जो है बच्चों, ऐसी फैमिलीज़ में पास आती हैं जहाँ माँ बाप जब दोनों काम कर रहे हैं तो बच्चों के साइकोलॉजिकल इश्यूज़ बहुत होते हैं। और ना सिर्फ ये होता है, माँ जब अपने टाइम नहीं दे रही शौहर को, शौहर बीवी को टाइम नहीं दे पा रहा है, और बल्कि दोनों बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो इसके बड़े ही नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं फैमिली पे। अच्छा, इसके अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, चिड़चिड़ापन, इरिटेबिलिटी बढ़ रही है, अंदर अंदर का गुस्सा बढ़ रहा है, क्योंकि ये मैं देख रहा हूँ। और फिर ये कि वो डिस्टेंट होते चले आते हैं, एक जो दरमियान एक जो साथ होता है ना दूर होता चला जाता है। इमोशनल साथ भी, साइकोलॉजिकल साथ भी, प्यार का साथ भी। फिर जब सोशल नेटवर्किंग है जिसमें आपके इजीली दोस्त बन सकते हैं, आप सोशल फ्रेंड्स बना सकते हैं, यही होता है कि अपने फेसबुक पे या डिफरेंट तरह से फ्रेंडशिप्स बढ़ रही हैं।
ब्रेकअप अगर नहीं हो रहा तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चांसेस बढ़ रहे हैं। यस यस। और अगर नहीं भी है तो एटलीस्ट एक डिज़ायर ज़रूर होता है कहीं ना कहीं, और एक खलिश होती है या सोचें आती हैं, और इंसान जो है ना वो डिस्ट्रेस में होता है अंदर अंदर, खुशी नहीं होती। तो ये सब चीज़ें अंदर अंदर बढ़ती बढ़ती टॉक्सिसिटी कॉज करती है। और लंबे अरसे तक जब वो रिलेशनशिप रहती है ना इस तरह की, तो अंदर अंदर जो है ना वो गुस्सा बढ़ता चला जाता है। एग्जैक्टली। या तो वो आउटवर्ड होता है या इनवर्ड होता है। गुस्से का यही है कि जब वो आउटवर्ड होगा तो एक्चुअली गुस्सा होगा बीवी की तरफ और जिससे भी वो प्यार करता है। इनवर्ड होगा तो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है, वो बिल्कुल अपने आप ऐसा को ही। ब्लेम करना शुरू करता है कि जो मेरी गलतियां हैं, मैंने भी शायद ये सही नहीं किया, वो मुझे इस तरह करना चाहिए था। फिर वो पास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा देखना शुरू करता है, पास्ट की बातें ज़्यादा करने लगता है। एग्जैक्टली। तो ये मिच्योर्ड एज में जाके भी बड़ा मसला होता है कि जितनी ज़्यादा पास्ट की बातें करेंगे, उसको नेगेटिव लेंगे और एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, वो एक साइकिल बन जाता है झगड़े का। फिर वो साइकिल से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये इसको ओवरकम किया जा सकता है। माय पॉइंट इज कि हमारे यहाँ लोगों को पास्ट में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है और फ्यूचर की फिक्र रहती है। रहते पास्ट में फिक्र उनको फ्यूचर की होती है, प्रेजेंट इसमें प्रेजेंट, कहीं पे भी नहीं है। और असल सबसे इम्पोर्टेंट है ही प्लीज प्रेजेंट, मैं चाहूंगा सबसे ज़रा इसको इम्पोर्टेंट। हाईलाइट कर दीजिए क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं। अच्छा, एक और भी बड़ा प्रॉब्लम मैं देखता हूँ कि हमारे यहाँ जिस किस्म के ड्रामाज और जिस किस्म के ड्रामाज ही हैं हमारे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं, या तो ये जो न्यूज़ जैसे हम जैसे बेवकूफ़ लोग जो हैं वो बैठ कर बात करते हैं, तो ये उनको देखने पे मजबूर हैं। अब वो जब देखते हैं ड्रामास तो उसमें अपने आप को से रिलेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर आप उसको हर किसी भी एतबार से देखेंगे तो उसमें कोई कंटेंट ऐसा नहीं है जिसको मैं अप्रिशिएट कर सकूं या मैं उसको बैठ कर देखूं। हर शख्स उसको अपनी लाइफ से रिलेट करने की कोशिश कर रहा है और नतीजा ये है कि आपके यहाँ यही चीज़ टॉप ट्रेंड बन चुकी है। और होता फिर ये है कि वो जो कुछ उसके अंदर दिखाते हैं, वो क्लाइमेक्स हो एंटी क्लाइमेक्स हो, वो कहता है यही मेरी लाइफ और शायद मैंने भी ऐसा ही करना है। तो नतीजा आपके सामने है। अब उसको तो नहीं चेंज कर सकते लेकिन ख़ुद को तो ज़रूर चेंज किया जा सकता है। इसको कैसे हम अपने आप को साइड रखें, इन तमाम चीज़ों को इग्नोर करें और प्रोडक्टिव चीज़ें देखें। मैं हमेशा कहता हूँ कि वो यूट्यूब के ऊपर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको मैं खुद देखता हूँ, उससे बहुत कुछ सीखता हूँ। वो कंप्यूटर के 2-4 कोर्सेज ऐसे थे कि जो इजीली पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं थे, मैंने वो यूट्यूब के ज़रिए सीखे। तो अगर आप चाहें तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आप उससे सीख सकते हैं। लाइक फ्रेंच आप उससे सीख सकते हैं, दुनिया भर की ज़बानें मैं उससे सीख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ और उससे बड़ा आसान हो गया है। लेकिन हमारे यहाँ तो ये चीज़ नहीं है। ज़रा बताइए इससे कैसे अपने आप को दूर रखें। देखिए, अभी मैं दो चीज़ें सोच रहा हूँ। जी एक तो पुरानी बात आपकी जो है वो जी भी जी, मेरे दिमाग पास्ट में में है कैसे। कि प्रेजेंट कितना इम्पोर्टेंट है, और दूसरा आपने बात की है कि हम मीडिया से और सोशल और इंटरनेट से क्या फ़ायदे उठा सकते हैं और सीखा क्या जा सकता है। पहली चीज़ जो प्रेजेंट वाली है, मैं एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। कल की बात ही है, एक हस्बैंड वाइफ मेरे पास आए थे, वेरी रिच फैमिली, टेक्सटाइल मिल है उनकी अपनी, वन ऑफ द रिचेस्ट बड़ी टेक्सटाइल मिल के ओनर हैं, पॉसिबली इन अरबोपति कह सकते हैं। ठीक, वाइफ और हस्बैंड के इतने झगड़े रहते हैं शुरू से ही हैं, लेकिन अब बढ़ते चले जा रहे हैं। और वही बात है कि जब दोनों साथ बैठे हुए थे, कंटिन्यूसली पास्ट की बात हो रही थी। मतलब उस पूरे आवर के सेशन में मेरा नहीं ख्याल कि प्रेजेंट की तो कोई बात हुई ना फ्यूचर की, सारी बातें पास्ट को लेके, और इतनी हद तक कि वो पैनिक अटैक में चले गई थी वाइफ बेचारी। एंजाइटी, उनको मेरे को थोड़ी दवाई देनी पड़ी कि थोड़ा रिलैक्स करो। इन दोनों की वजह से उनके दो ही बच्चे, एक बेटी और एक बेटा। बेटा इतना ज़्यादा अफेक्ट हो गया है कि ही इज़ टेकिंग ड्रग्स, अल्कोहल, इंटेलिजेंट बॉय, पूरी पढ़ाई उसने अमेरिका में की, दे सेंड हिम टू अमेरिका। क्या नहीं ले सकता है वो, अभी उसने $40,000 की घड़ी खरीदी है, तो समझ लें 1 करोड़ रुपए की घड़ी वो खरीद सकता है, तो वो अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से गुजार सकता है। लेकिन पैसा ही हर मसले का हल नहीं होता, और पैसा किसी तरह से भी खुशी और सुकून से हम उसको रिलेट नहीं कर सकते मेरे ख्याल में। एक तो ये, दूसरा अब जो बात हम कर रहे थे ना कि हम प्रेजेंट, आई थिंक यहीं पे आके प्रॉब्लम आता है कि जब इंसान शुरू से ही अपने बैलेंस का आउट लेके चलता है। आई थिंक ही वाज अ पर्सनालिटी, ही इज़ अ पर्सनालिटी ए, जो लगा रहा कि एम्बिशियस था कि शायद मैं एक अच्छा बड़ा टाइकून बनूंगा, इतने पैसे कमाऊंगा कि जो शायद सबसे ऊपर के लेवल पे मैं आ जाऊं, ताकि लोग भी कहें कि हाँ मैं कितना अमीर हूँ। वाइफ को इतना टाइम ना दे सका शायद जितना देना चाहिए था, बच्चों को इतना टाइम ना दे सका,
लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, उसके इफ़ेक्ट्स बाद में ये सामने आते हैं और फिर जाके पूरी फैमिली इमोशनली टूट जाती है, Yes. तो उनकी अटैचमेंट्स टूट जाती हैं। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि बैलेंस लेके चलना और प्रेजेंट पे इन्वेस्ट करना हम नहीं करते। फिर एक पॉइंट पे आके हम पास्ट को लेके रिग्रेट्स करते रहते हैं। वो भी एक टाइम होता है, मैं उनसे यही कह रहा था, मैंने कहा अभी भी टाइम है, देखिए अभी भी आप 50s में है से फॉर एग्जांपल, बट यू कैन इम्प्रूव योर क्वालिटी ऑफ लाइफ। जो हो चुका है वो हो चुका है, Right. उसको आपको भूलना होगा और उससे सीखना होगा। उसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो गलतियां आपने की हैं, उससे आपको सोचना होगा कि अब हम क्या चीज़ें चेंज कर सकते हैं अपनी करंट लाइफ में, और किस तरह से प्रेजेंट को बेहतर बनाते हुए फ्यूचर को कम से कम बेहतर बनाएं। Right. तो ये मसला है कि वो अगर इसी में लगे रहे, अब उन्होंने इवन एक घर में रहते हुए कम्प्लीटली डिफरेंट कमरों में रहते हैं, उन्होंने डिफरेंट एरियाज़ पे रहते हैं, उनके अपने एरियाज लॉक्ड हैं, दोनों एक दूसरे को जी, देखना ही नहीं जी। चाहते हैं। तो फिर मैं समझता हूँ कि ऐसे पैसा कोई फ़ायदा नहीं होता जो बिल्कुल ठीक है। आपके रिलेशनशिप को इस हद तक तोड़ दे। और बात वही है कि अगर वो अपने प्रेजेंट को वैल्यूबल नहीं समझते और खुद का हद तक प्रेजेंट फ्यूचर जो आने वाला बहुत करीबी फ्यूचर है उसको भी इम्पोर्टेंट समझना चाहिए, बहुत दूर नहीं। बिल्कुल और, बिल्कुल। तो वो बड़ा आई थिंक अफेक्ट करता है। तो पॉजिटिविटी सीखना नेगेटिव चीज़ों से कि उसके अंदर से हम क्या सीख के इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और फिर उस पर ना ज़्यादा बात करना बल्कि अपने प्रेजेंट को बेहतर बनाना, वो ही आई थिंक स्ट्रेटजी है। और फिर किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट को या साइकोलॉजिस्ट को दिखाना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट दैट है। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। important. बिल्कुल ठीक है। और बॉटम लाइन ही यही है कि सही साइकियाट्रिस्ट को दिखाया जाए, और ख़ासतौर पे इस तरह के मामलात में जहाँ पर मियाँ बीवी के ताल्लुकात में हम देखते हैं कि जो गुज़िश्ता रोज़ केस हुआ है, इसकी भी वजह यही है क्योंकि हमारे यहाँ एक्सेप्टेंस नहीं है। दूसरा एक और जो प्रॉब्लम डॉक्टर साहब मैं आजकल देखता हूँ, ऑब्जर्व करने की कोशिश करता हूँ कि ये एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या। हमारे लोग बड़े ईगोइस्टिक, बड़े ज़्यादा ऐसे हैं कि इंटॉलरेंट हैं, समझे जाते हैं। ईगो तो हर इंसान की होती है, बट यहाँ पे मैं देखता हूँ जब ट्रैफिक के अंदर ख़ास तौर पे मुझे नज़र आता है कि हर कोई ऐसा लगता है कि अगर आप उसको ओवरटेक करने की कोशिश करें या किसी से ज़्यादा अगर आप स्पीड थोड़ी सी बढ़ा लें तो वो लगेगा शायद उसकी ईगो पे बात आ जाएगी कि वो आपसे कैसे आगे निकल गए। मैं कॉलर को शामिल करूँ, गुफ्तगू जारी रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यासिर भाई कैसे हैं? या बहुत बहुत अच्छा किया आपने कॉल की। मैं सोच रहा था कि आज या पता नहीं यासिर भाई, पहले तो डॉक्टर साहब को सलाम हो। यकीन करें कि मैं इनकी बातें जब सुनता हूँ ना, मुझे इतना अच्छा लगता है, बहुत मुझे तकलीफ मिलती है और सोचने का मौका मिलता है। देखिए बात ये यासिर, इन्होंने एक बात की ना, हम एक्चुअली हम अगर हमारे साथ कुछ ज्यादा माजी में गुम हो जाते हैं, नेगेटिव सोच हमारे जहन में आती है। अब मैं अपनी, क्योंकि टाइम आपके पास नहीं, मेरी लाइफ बड़ी टफ है, मैंने बहुत अप एंड डाउन देखे हैं, 2 भाइयों की मौत देखी है, अम्मी अब्बा की बहुत तवील बीमारियां देखी हैं, कारोबारी हालात खराब देखे हैं, बड़े से नीचे के छोटे घर में आया हूँ। लेकिन एक बात जो मेरे वालिद ने सिखाई थी ना, अपने आप को मजबूत रखना और हमेशा पॉजिटिव थिंक रखना कि भाई आप ये सोचिए कि अगर आपके पास, अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे ना, तो आप जो है ना, आप हमेशा कुछ ना कुछ बेहतर अपने आप को पाएंगे। और एक नेवर एंडिंग रेस में जो शामिल हम हो जाते हैं ना, जो दौर में, तो उसमें हमें तकलीफ दे हो जाती है बात। क्योंकि डॉक्टर साहब बैठे, डॉक्टर साहब से मैं पूछना चाहूंगा, डॉक्टर साहब बात ये कि आपने बात की शऊर की, आपने बात जो की ना कि हम ये आप जो बातें करें वो शऊर की बात है, लेकिन हमारे यहाँ सेंस एंड सेंसिबिलिटी बच्चों को नहीं सिखाई जाती, और आपको अपनी जो पर्सनैलिटी स्ट्रांग करने की जिम्मेदारी माँ बाप पे है वो नहीं की जाती। और अनफॉर्चुनेटली यासिर, मीडिया में बैठे हुए हमारे यहाँ जो सो कॉल्ड मुफक्किर भी आके बैठे होते हैं, वो इतनी नेगेटिव बात करते हैं, वो हर वक्त कोई ना कोई बुराई की और नेगेटिविटी की बात कर रहे होते हैं। डू यू थिंक इट इज द हाई टाइम टू कि हम कुछ नहीं कर सकते ना, तो हम जैसे आप आके होप की बात करते हैं या कोई पॉजिटिव एनर्जी की बात करते हैं, तो क्या हमारे माशरे के अंदर हमारे जो मेंबर पे लोग बैठे हुए हैं और दूसरी जगह बैठे हुए हैं, तो वो अगर वो एक पॉजिटिव वाइब दे तो क्या हमारे हम एटलीस्ट हम मेंटली तो स्ट्रांग हो सकते हैं ना। ये मेरा बहुत अच्छी बात है याया। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक्स फॉर कॉलिंग। बहुत अच्छी बात याया ने की। और देखें, कॉलर्स के साथ भी आपका एक रिश्ता है दोस्ती का, और इसका याया हमारे पास जब से कॉल कर रहे हैं, जब से हमने ये सिलसिला प्रोग्राम का शायद शुरू किया था, आज से 5-6 साल से ज़्यादा इसको, बल्कि 7 साल के करीब इसको जो है वो टाइम हो गया, लेकिन कभी भी मैंने इनको नेगेटिव बात करते हुए नहीं देखा। और ये इनकी खासियत है। 1-2 और हमारे रेगुलर कॉलर हैं, वो ज़ाहिर मसरूफियत होगी, लेकिन या तो रेगुलर कॉलर हैं, पॉजिटिव बात करते हैं, और क्वेश्चन भी अगर करते हैं तो ऐसा करते हैं कि उसमें सबका फ़ायदा हो। देखिए इनके साथ भी प्रॉब्लम्स जिनको उन्होंने हाईलाइट किया, ज़ाहिर खुल के तो वो नहीं बता सकते।
तमाम उसके बावजूद उन्होंने जिन चीज़ों की निशानदेही की, ये बड़ी कमाल बात है। मैं ऐसे लोगों से बहुत सीखता हूँ, यही है कि इस बात से तो मैं वो करता हूँ, जैसे उन्होंने मीडिया का तस्करा किया, मैं खुद भी उन लोगों में शामिल हूँ। ज़्यादा नेगेटिव बात करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ में आया कि नहीं, इससे तो और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में इजाफा होगा, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो आपकी वजह से जब हमने सेगमेंट शुरू किया तो अब आहिस्ता आहिस्ता रिजल्ट आना उसके शुरू हो गए। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा इस पर ज़रा आप कमेंट कीजिएगा। एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मैं आपकी इजाज़त से एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पे लूँगा और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर शफीक यासीन इज़ है विद अस और उनसे हम बात कर रहे थे नफ्सियात के हवाले से। और ब्रेक पे जाने से पहले याहिया ने कॉल की, हमारे रेगुलर कॉलर हैं और बड़ी ज़बरदस्त बात करते हैं, बड़ी अच्छी बात करते हैं। हमें बड़ा अच्छा लगता है जब भी कॉल करते हैं और आप लोग भी कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर नंबर नीचे दिया गया है, अगर आप बात करना चाहें किसी भी मामले पर, नफ्सियात से जुड़ा अगर कोई मसला आपके साथ भी दरपेश है तो आप इसको प्रोग्राम में हमसे लाइव बात कर सकते हैं। हम इसके ऊपर ज़रूर जवाब देंगे। कुछ चीज़ें होती हैं समझना मुश्किल हो रही होती हैं, कुछ मामलात ऐसे होते हैं जो नहीं समझ में आ रहे होते, लेकिन जब हम डॉक्टर से इसके बारे में बात करते हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस भी अभी शेयर करूँगा और अक्सर करता हूँ मैं, कुछ चीज़ें मेरी भी समझने में गलती हो रही होती है, हर इंसान से हो सकती है। तो डॉक्टर साहब से जब बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें समझने का मौका मिलता है कि इसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है। जी, याहिया की कॉल आपने सुनी। तो हर किसी के साथ प्रॉब्लम्स हैं, बट इतना पॉजिटिव होना, अच्छी बात करना, ये बड़ी कमाल बात है। मुझे तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मुतासिर करते हैं जो इस किस्म की बातें करते हैं। जी डॉक्टर साहब, बड़ी बिल्कुल ना, याहिया माशाल्लाह से बड़ी अच्छी बातें करते हैं, अच्छे कॉलर हैं बहुत। मैं तो उनको इतने अरसे से नहीं जानता जितना अरसे से आप जानते हैं उनको, लेकिन उन्होंने जो बात की बड़ी अच्छी थी कि एक तो ये कि पॉजिटिव बोलना और पॉजिटिव सिखाना बच्चों को भी, और जो भी आपके साथ हैं, जो जो आपकी बातें सुनते हैं, बच्चे ख़ास तौर पे, ना सिर्फ उनको अच्छी बातें बोलना और सिखाना, मैं समझता हूँ कि बच्चे जो हैं वो तो अब बेसिकली, मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये हमारा फ्यूचर है। हमारी जनरेशन के लिए अगर कोई मुस्तकबिल है अच्छा, तो वो हमारे बच्चों से ही जुड़ा हुआ है। और बच्चों की डेवलपमेंट बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। फिर नफ्सियात के हवाले से मैं, अगर हमें कोई भी प्रिवेंशन करनी है, और कहते हैं ना प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो वो बच्चों के ही ज़रिए हो सकती है। क्योंकि बच्चे अगर खुश होंगे, स्टेबल होंगे, इमोशनली स्टेबल होंगे, अच्छी बातें सीखेंगे, तो फिर ही हमारा माशरा आगे अच्छा बन सकता है। और यही ज़रूरत भी है। अच्छा, बातें भी अच्छी करना बहुत ज़रूरी है, सिखाना भी ज़रूरी है, लेकिन सब उनका मेन स्कूल बच्चों का जो होता है ना, ये उनके माँ बाप होते हैं, ये उनके टीचर्स होते हैं शुरू बचपन में देखा जाए तो। और सबसे बढ़ के मैं समझता हूँ माँ बाप को अच्छी एग्जाम्पल बनना उनके लिए, कि जो बातों से आप नहीं सिखा सकते वो एग्जाम्पल बन के आप सिखा सकते हैं। क्योंकि अगर आप कह रहे हैं बच्चों को, चाहे आप 10 दफ़ा बोलें कि झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, लेकिन आपने 2 दफ़ा भी उनके सामने झूठ बोल दिया, तो फिर वो आपके सिखाने पे, मतलब आप जितना मर्ज़ी सिखाएं, लेकिन आप एग्जाम्पल गलत देंगे। और छोटी छोटी बातों पे हम कई दफ़ा एज अ माँ बाप बच्चों के सामने झूठ बोल देते हैं। सिंपल एज कि किसी ने बाहर घंटी बजाई हो, कोई आया आपसे मिलने के लिए, आपने नौकर को कह दिया, उनसे बोलो कि अभी हम लोग यहाँ पे नहीं हैं। हमारे लिए बड़ी छोटी सी बात होगी, लेकिन बच्चों के नज़रिए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो पहली चीज़ यही सोचेगा, ब्लैंक स्लेट है वो, पहली दफ़ा उसने इस तरह समझा है, सीखा है। मेरा माँ बाप तो मुझे ये कह रहे थे, लेकिन अभी तो ये झूठ बोल रही है, यहीं पे खड़े हैं, बाहर कह रहे नहीं हम नहीं हैं यहाँ पर। तो बातें छोटी छोटी होती हैं, लेकिन बच्चों के लिए ज़रा ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं। मैं अच्छी ड्राइविंग करता हूँ नॉर्मली, और ज़्यादा ड्राइव फास्ट नहीं करता। अभी 3 या 4 दिन पहले मैंने ज़रा फास्ट ड्राइव कर ली, तो मेरा बेटा तीसरे दिन तक ही बोलता रहा मुझे कि डैडी आप बहुत तेज़ चला रहे थे उस दिन, और उसने ये बात दिल पे ले ली। तो मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी। मैंने कहा नहीं, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं तेज़ गाड़ी नहीं चलाऊँगा। मेरे बेटे ने थोड़ा सा डर है उसको, या उसको अच्छा नहीं लगा कि मैंने गाड़ी तेज़ चलाई। तो बात वही है कि वो सेंसिटिव होते हैं, सीख बड़ी जल्दी लेते हैं, अच्छी बातें हों या बुरी बातें हों। तो हमें उनके लिए एग्जाम्पल बनना है। और हम सब में बुराइयां हैं, मेरे अंदर भी हैं,
मैं कह ही नहीं सकता मैं साइकेट्रिस्ट हूँ तो मेरे अंदर कोई नफ्सियाती प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकती है। मैं भी कभी एंशियस हो सकता हूँ, घबराहट हो सकती है मुझे, कभी मुझे भी डिप्रेशन हो सकता है किसी बात से, है तो हम सब इंसान। बिल्कुल ठीक है। तो ये समझना कि एक साइकेट्रिस्ट को नफ्सियात का प्रॉब्लम नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल उससे गलत भी है। हो सकता है, बिल्कुल हो बिल्कुल सकता ऐसा ही है, है। बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह से जैसे हार्ट का अगर कोई सर्जन है उसको हार्ट का मसला बिल्कुल हो सकता है। और ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि अगर मैं कहता हूँ कि मैं नफ्सियाती हो सकता हूँ सपोज, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं पागल हो गया हूँ या मुझे पागल खाने में डालने की ज़रूरत है या जंजीरों से बांधने की ज़रूरत है। नफ्सियात तो इतना बड़ा सब्जेक्ट है और ये इंसान को समझना ज़रूरी है कि एक छोटी सी प्रॉब्लम भी नफ्सियात के ज़रिए में आ सकती आ है। सकती है। अच्छी नींद नहीं आना कई 1-2 हफ्ते तक या 3 हफ्ते आप तक, सारा ये दिन भी डिस्टर्ब हो, नफ्सियात का मसला। नफ्सियात का मसला है। अब आप सोचते रहें किसी बारे में, एक ही चीज़ बार 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 सोच रहे हैं, ये भी साइकेट्रिक प्रॉब्लम या नफ्सियाती मसला है। मायूस हो जाना, घबराहट का शिकार हो जाना, दिल का तेज़ धड़कना, सर में दर्द टेंशन की वजह से, ये बड़ा ही कॉमन है कि गर्दन में दर्द और अपर शोल्डर में दर्द और दिमाग सुन हो जाना और जिस्म में दर्द होना बहुत गहरा ताल्लुक है। मैदे की शिकायत करके आना कि मैदा सही नहीं है, सीने में जलन हो रही है, कि जब आप टेंशन लेंगे, नहीं सोएंगे, तो उसका अफेक्ट आपकी खाने पे होता है, खाना कम खाते हैं इंसान, या जी तो फिर उसकी वजह से भी मैदे के अलामत आती हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये जो है ना, ये सारी चीज़ें नफ्सियात से उनका बड़ा गहरा ताल्लुक है। तो मैं सबको ये समझाता हूँ। अच्छा, एक और कई पेशेंट मेरे पास आते हैं, उनको मैं कह भी दूँ ना कि आपको नफ्सियात का प्रॉब्लम है, तो जबकि वो आए दिखाने के लिए हैं, लेकिन फिर भी वो ये सुनना भी नहीं चाहते कि आपको नफ्सियात का मसला है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये बड़ा मसला है, ये आई थिंक इसको डील करते करते शायद ज़िंदगी गुजर जानी है। अच्छा, मैं एक चीज़ आपने बिल्कुल ठीक है, मैं ये सोच रहा था कि हमें अभी जैसे हम क्या बात कर रहे थे कुछ देर पहले कि ब्रेक लेने की ज़रूरत है। एक हमारे प्यारे प्रॉफिट ने एक बड़ी अच्छी चीज़, वैसे तो एक क्या सारी चीज़ें इतनी शानदार बताई हैं कि उसकी क्या तस्करा करें, लेकिन ये जो एंगर मैनेजमेंट है, इसके लिए हम पढ़ते हैं कि ये करो वो करो, उसका बेहतरीन आपने तरीका ये बताया है। आपका इरशाद ग्रामी है कि जब आप गुस्से से हो तो खामोशी इख्तियार करो। अब ये हमारे साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, ये हमारे साथ सबके साथ एंगर के इश्यूज़ हैं, हाइपर एग्रेसिव हम लोग हो चुके हैं, कहीं भी किसी स्टेज पर हम खामोशी इख्तियार नहीं करते, जबकि वही अगर एक तरीका है उसको कंट्रोल करने का, अगर आप खामोशी इख्तियार कर लें तो आप देखेंगे कि बड़ा कमाल इसके ऊपर होता है, फ़ौरन से उसको ओवरकम कर लेते हैं। इसी तरह और भी दीगर जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं उसमें हम कहीं पे भी कूल डाउन नहीं हो पा रहे। इसकी क्या वजह है, आप क्या समझते हैं, ये कैसे खुद को रियलाइज़ करवाया जाए? एक मूवी मैंने देखी थी, उसमें एक डॉक्टर को दिखाया गया था जो बहुत ज़्यादा जो उसको गुस्सा आता था, उसको किसी ने बताया, किसी साइकियाट्रिस्ट ने, कि आप ज़्यादा हंसना शुरू कर दोगे तो आप उसको ओवरकम कर लोगे। अच्छा, वो एक मूवी का पार्ट था, लोग तो शायद उसको किसी और तरह लेते हैं, फन एलिमेंट ढूंढते हैं, बट उसको एक ट्रीटमेंट का तरीका था। इस तरह की ट्रीटमेंट्स हो सकती हैं कि अगर हमारे साथ कोई, जैसे मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाऊं तो मुझे क्या करने की ज़रूरत है कि मैं एकदम से नॉर्मल हो जाऊं, ये कैसे हो सकता है? बहुत से तरीके, लेकिन देखिए गुस्सा जो है ना, आपने सही कहा, ये कॉमन होता जा रहा है हमारी सोसाइटी में बहुत। और कई दफ़ा पेशेंट मेरे पास आते हैं, मैं इनको, कई पेशेंट्स को, हर एक को नहीं, एक स्टोरी सुनाता हूँ, और अगर मौका है तो एक स्टोरी सुना देता हूँ। प्लीज़। एक जनाब जंगल में 2 शिकारी गए, और जब वहाँ जंगल में गए तो वहाँ पे एक फ़कीर रहता था एक झोपड़ी के अंदर, और वो इबादत करता रहता था। तो लोगों ने वहाँ, जो गांव वाले थे, उन्होंने बताया कि यहाँ पर तो फ़कीर रहता है और कमरे निकलता नहीं, अंदर इबादत ही करता रहता है। तो एक शिकारी जो था, वो मतलब 5 से 6 दिन के लिए वहाँ गए थे, तो उसको शरारत सूझी, उसने कहा मैं तंग करता हूँ फ़कीर को और देखता हूँ कि वो निकलता क्यों नहीं, हर वक्त अंदर ही रहता है। तो उसने जनाब थोड़ा शोर वोर मचाया बाहर। एक दिन तो उसने ट्राई किया तो वो उसने कोई ध्यान नहीं दिया। दूसरे दिन उसने जनाब थोड़े कंकर शंकर फेंके विंडो पे उधर, उसने कोशिश की कि वो, उसको गुस्सा आया, थोड़ा बाहर निकले, वो कुछ रिजल्ट नज़र नहीं आया। उसने फिर और कुछ इस तरह की चीज़ें की कि उसको तंग करे किसी तरह भी, ताकि वो निकले बाहर। आखिरी दिन आ गया, फ़कीर ने कोई रिस्पांस नहीं किया। तो उसने जाके खटखटाया दरवाज़ा जाने से पहले, बोले अब तब जा रहे हैं यार, ज़रा फ़कीर की शक्ल तो देख लें, क्यों ऐसा है, अभी तक आया, निकला क्यों नहीं। तो उन्होंने खटखटाया दरवाज़ा, तो वह निकला फ़कीर, कहना जी क्या हुआ। तो कहना जी हमने बहुत ट्राई की, हमने आपको इतने दिन तंग किया, हमने सोचा आपको गुस्सा आएगा, आप निकलेंगे, तो आपने कोई रिस्पांस नहीं किया, आप निकले नहीं, और आपने हमारी सारी मेहनत का कोई रिस्पांस ही नहीं किया।
तो उन्होंने कहा देखिए, फ़कीर ने कहा मैं आपको जवाब देने से पहले आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तो उसने कहा अच्छा पूछें। तो फ़कीर ने कहा देखें, अगर आप मेरे लिए एक तोहफ़ा ख़रीदते हैं, कीमती तोहफ़ा, और मैं उसे लेने से इनकार कर दूँ, तो वो तोहफ़ा किसकी मलकियत होगा? तो उसने कहा ज़ाहिर है मैंने पैसे खर्च किए, मैंने तोहफ़ा लिया है, आप ले ही लेंगे तो ये मेरी ही मलकियत है, आप ज़ाहिर है मेरे पास ही रहेगा। कहा बिल्कुल, आपने सही जवाब दिया। तो जो आप मुझे देना चाह रहे थे वो एक तोहफ़ा था, एक गुस्से का तोहफ़ा था, और समझ लें कि मैंने उसे लेने से इनकार कर दिया, तो वो गुस्सा आप तक ही रहा, मैं उसे नहीं एक्सेप्ट करना चाहता। वाह। ठीक। और यही होता है सोसाइटी में, जो है ना, हमें तोहफे मिलते रहते हैं, चाहे वो रोड रेज की सूरत में हो, जी जी। चाहे वो किसी और सूरत में। हमारा ये हमारी अपने अंदर है कि हम उसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। ठीक। अगर हम कोई गुस्सा दिखा रहा है और हम ये सोचें कि ये हमें तोहफा नहीं चाहिए, हमें तो काम रहना है, हमें क्या करना है, हमें क्या पड़ी जी गुस्सा, हम सुकून में रहें। मैं क्यों खाऊं खा ये इसको ख़रीद लूँ इससे या ले लूँ इससे, एक्सेप्ट कर लूँ। तो बात यही है कुछ हद तक कि हमारे अंदर कंट्रोल और पॉसिबिलिटी है कि हम उसे एक्सेप्ट ना करें। बिल्कुल ठीक है। और अगर नहीं करेंगे तो बहुत हद तक गुस्सा आपको नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक है। आपने बड़ी अच्छी बात की है कि मेरे टीचर हमेशा ये कहा करते थे कि अपने अंदर रेजिलियंस पैदा करो, क्योंकि वो ये मिसाल दे के समझाते थे कि जब भी आप कोई काम करने के लिए जाएंगे तो लोग आपके खिलाफ तो होंगे, वो अपनी तरफ से जैसा भी आपने कहा पत्थर भी फेंकेंगे, सब कुछ करेंगे, और ये करते 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 उनके लिए प्रॉब्लम तब बढ़ती जाएगी जब आप अपनी रेजिलियंस को बढ़ाते चले जाओगे। जब जितना ज़्यादा डिग्निटी के साथ इग्नोर करते चले जाओगे उनके लिए प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी, और इवेंचुअली ये होगा कि आखिर में वो तुम्हारे आगे सरेंडर कर देंगे। इन अ रियल लाइफ, हकीकी ज़िंदगी के अंदर भी ऐसा ही है। ये सारी मुश्किलात, ये जो लोग आपको तंग करते हैं वो हर जगह हैं। वो इदारों के अंदर भी हैं, वो बैंक्स में अगर आप जॉब कर रहे हैं, सरकारी इदारों में जॉब कर रहे हैं, कहीं पे भी जॉब कर रहे हैं, इस तरह के लोग आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं जो आपको तंग करेंगे बार बार। लेकिन रेजिलियंस आपने शो करनी है। आप ये कहेंगे कि बड़ा मुश्किल हो जाता है, यकीनन आसान काम तो नहीं है, लेकिन बहुत जल्द फिर आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके सामने सारे सरेंडर कर देंगे। और ये बड़ा प्रैक्टिकल है, ये अगर करके देखेंगे, अगर आपने उनको जहन पे सवार करना, ख़ास तौर पे लड़कियों से जो बेचारी जॉब करती हैं बहुत सारी जगहों पर, उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा एनॉयड है। हमारे यहाँ कल्चर भी कुछ ऐसा है, इतना आसान नहीं है, लेकिन ये तो कहीं पे भी नहीं है। अगर आप देखते हैं कि बाहर ऐसा है तो वहाँ पे भी नहीं है। हाँ, प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा है, यकीनन है, बट अगर इसकी वजह से काम छोड़ेंगे तो फिर मामला ख़राब है। काम आपने नहीं छोड़ना, कहीं पे भी रेजिलियंस पैदा करनी है। और ख़ास तौर पे हमारे इर्द की जो जितनी भी ये स्टुपिडिटी है, मुझे माफ़ कीजिए अंग्रेज़ी में यही लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ता है, तो इसको अगर आप डिग्निटी के साथ इग्नोर करना शुरू करेंगे तो शायद आपको बहुत जल्द इसका नतीजा मिल जाएगा। डॉक्टर साहब इसके बारे में मज़ीद कुछ कह देंगे। जी डॉक्टर साहब, आप इसके ऊपर। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपने अच्छी तरह इसको कवर किया है। बिल्कुल आई थिंक बात वही है कि अगर ये विड्रॉ करेंगे, एस्केप करेंगी, जो भी इस मुश्किल से, चाहे लड़का हो या लड़की हो कोई, लेकिन लड़की ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा इससे सफ़र होती है। के ऊपर जो हैरेसमेंट है ये बहुत कॉमन होती जा रही आता जा रहा हूँ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हैरेसमेंट बहुत कॉमन होती जा रही है काफ़ी अरसे से, और अभी भी है, और पता नहीं कब तक रहेगी। लेकिन एंड ऑफ द डे इसको फेस करना, डील करना ही बेस्ट तरीका है। इससे भागना जो है वो किसी मसले का हल नहीं है, कि आगे जो भी इस वक्त डील करेगी ना, वो आगे आने वालों के लिए एक मिसाल बनेगी। और एक आई थिंक इसको इनकरेज करेंगे कि जो भी आए वो बहादुरी से इसको डील करें। बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारा मेरे ख्याल में टॉपिक होना चाहिए, बिल्कुल इसके ऊपर भी बात करेंगे। क्वेश्चन जब हमारे पास आ रहे हैं तो मुख्तलिफ हवालों से आ रहे हैं, और याद रखिए कि ये वो मसाइल हैं जो कभी हमने नहीं सोचा था कि इनका ताल्लुक भी नफ्सियात से हो सकता है। ये सारे जितने भी मसाइल आपके इर्द गिर्द हैं, इनका बराह रास्त ताल्लुक इंसान की नफ्सियात से, और इंसान से ही ये प्रॉब्लम जो है वो ले रहे हैं। इन्वायरमेंट भी अगर आपको अगर तंग कर रहा है, इससे भी बचा जा सकता है। जैसे फोक के हवाले से, स्मोक के हवाले से, लोग काम पे जाना चाहते हैं, उनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ये सब कुछ हो रही है, इनको भी टैकल किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है ये मैं आगे इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपको ज़रूर बताऊंगा। यहाँ पे मैं डॉक्टर साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में वक्त देते हैं। बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, समझने का मौका मिलता है, क्योंकि समझना इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और डॉक्टर साहब को इंशाल्लाह ज़हमत देते रहेंगे। नेक्स्ट फ्राइडे इंशाल्लाह जब हम यहाँ पर होंगे तो और इस तरह के जो बहुत सारे इस वक्त जो सोशल इशूज़ हैं,
जो हमें नज़र आ रहे हैं उनको कैसे ठीक किया जा सकता है, इसके ऊपर बात करते रहेंगे। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त क्योंकि ख़त्म हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में आपसे मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के